हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज हम स्कॉलरशिप का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड 5th का क्वेश्चन पेपर है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे हाथों में। सन 2018 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। मेरे पास में यहाँ पर सेट डी है और स्क्रीन पर जो सेट आप देख रहे हो तो वो है सेट ए। तो एनीवे क्वेश्चंस तो पूरे सेम टू सेम यहाँ पर पूछे जाते हैं। थोड़े से आगे पीछे सेट के मुताबिक जो है क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस है, दिस ऑल इंस्ट्रक्शंस आर फॉर द सिंसियर स्टूडेंट्स। तो संजीदा तालिब इल्म ने इन इंस्ट्रक्शंस को देख करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें सवालात को कैसे सॉल्व किया जाए और किस तरह से वो जो दायरे आपको भरना है तो उनको भरने का सही तरीका भी यहाँ पर लिखा होता है और वक्त और मार्क्स वगैरह की कुछ डिटेल दी होती है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देख करके आगे बढ़ना चाहिए। विभाग एक या विभाग फर्स्ट तृतीय भाषा, तो थर्ड लैंग्वेज जो है हमारी इंग्लिश होती है। हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो मराठी या उर्दू या हिंदी वॉटेवर जो है अलग अलग जो है हमारा मीडियम के हिसाब से हो सकती है, लेकिन जो थर्ड लैंग्वेज है तो वो इंग्लिश होती है। तो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर नॉट ओनली द उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर हिंदी, मराठी और एनी अदर मीडियम स्टूडेंट्स। तो किसी भी मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो मुफीद है जो स्कॉलरशिप की तैयारी को सिंसियरली या जो है सीरियसली जो है करना चाहते हैं तो उनके लिए है। इस यहाँ पर हम लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हमारे दूसरे वीडियोस भी आप देख सकते हो। आज तो हम 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमें एक आइडिया जो है समझ में आती है, आइडिया मिलती है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस तरह से सवालात पूछे जा रहे हैं और उनकी डेप्थ कितनी है और फिर आगे हमने इसकी किस तरह से तैयारी करना चाहिए। वो सारी बातें जो है यहाँ पर हम समझेंगे। क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं जो एक फ़र्स्ट क्लास स्टैंडर्ड फर्स्ट का जो स्टूडेंट होता है वो भी सॉल्व कर सकता है। कुछ सवालात इतने भी आसान होते हैं, कुछ इतने डिफ़िकल्ट भी होते हैं। सो कॉल्ड डिफ़िकल्ट, मैं उन्हें डिफ़िकल्ट नहीं समझता हूँ, लेकिन अगर सही स्टडी नहीं हुई है, प्रॉपर गाइडेंस अगर बच्चों को नहीं मिला है तो वो डिफ़िकल्ट लग सकते हैं। बट मैं फिर से बोलूँगा कि वो डिफ़िकल्ट होते नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू थर्ड, सवाल नंबर 1 से लेकर 3 के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, पहले वो देख लीजिए। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये जो 3 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, तो ये आपको इस पैसेज पर पूछे जाएंगे। तो पैसेज क्या है, तो पहले पैसेज समझिए। तो सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ते आना चाहिए, पढ़ने के बाद में समझते आना चाहिए। यानी जो आप पैसेज पढ़ रहे हो तो उसे कंप्रीहेंड करते आना चाहिए। सिर्फ पढ़ लेंगे और हम सवाल तलाश कर लेंगे ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन अगर आप जो है पैसेज को पढ़ लेते हो और फिर समझ लेते हो तो फिर कैसा भी सवाल उसके ऊपर पूछा जाए आप बता सकते हो। बल्कि अगर सवाल ये भी आ गया कि इस पैसेज को कोई उन्वान दीजिए, कोई टाइटल दीजिए, तो आप उसे टाइटल भी दे सकते हो, राइट। तो पैसेज क्या है, मैं आपको सबसे पहले जो है पैसेज पढ़ के बता देता हूँ। आप यहाँ पर एक बहुत ही तंदुरुस्त घोड़ा जो है देख सकते हो। तो उसे देखकर तो आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि हॉर्स के ऊपर या जो घोड़ा है उस पर पैसेज लिखा हुआ है। तो पैसेज क्या है, द हॉर्स इज ए कॉमन टेम एनिमल आफ्टर द काउ, बफेलो एंड द गोट। इट इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल। ए हॉर्स इज यूज्ड फॉर राइडिंग, इन हंटिंग, इट ड्रॉज और कार्ट्स, इट इज़ वेरी फेथफुल। तो इस पैसेज के कुछ न्यू वर्ड्स हैं। कुछ बच्चे जो है इन्हें मुश्किल अल्फाज कहते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो इन्हें नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमें वो पता नहीं है। तो हमने ऐसे लफ्ज़ों को न्यू वर्ड्स कहना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए नए होते हैं। तो इस पैसेज में जो न्यू वर्ड्स हैं हम वो देख लेते हैं। तो वो है सबसे पहले कॉमन, यानी कि आम, जनरल जो है एकदम जो है आम जो है इस्तेमाल में जो चीज़ होती है उसे हम कॉमन कहते हैं, जो आम तौर पर हमें देखने मिल सकता है। दूसरा न्यू वर्ड है टेम। अब टेम ये ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है ऐसा जानवर जिसे हम जल्दी से पालतू बना सकते हैं, या कोई वफादार जानवर है उसे भी हम टेम एनिमल कह सकते हैं, या जो पालतू जानवर है जिसे हम आमतौर पर डोमेस्टिक एनिमल भी कहते हैं, घरेलू जो जानवर है बकरी, कुत्ता, बिल्ली वगैरह, इसी तरह से जिन्हें हम पालतू बना सकते हैं तो उन्हें हम टेम कहते हैं, TAME, टेम। उसके बाद न्यू वर्ड है काऊ। ये तो आसान है, काऊ यानी कि गाय, बफेलो भैंस, गोट बकरी,
यूज़फुल, तो ये यूज़ और फुल इनको मिलाकर बना है यूज़फुल। यूज़ यानी इस्तेमाल, तो काबिल इस्तेमाल अगर हमें बोलना है यानी जो इस्तेमाल के लायक है तो उसे हम यूज़फुल कहेंगे। राइडिंग, राइड इस वर्ब से बनता है राइडिंग, तो राइड करना यानी सवारी करना, तो राइडिंग यानी कि सवारी। उसके बाद हंटिंग, टू हंट, टू हंट यानी कि शिकार करना। हंटर गैदरर, आपने हिस्ट्री अगर पढ़ा हो तो आप बोल सकते हो कि बहुत पहले इंसान हंटर गैदरर हुआ करता था, यानी वो इधर उधर भटकता था, खाना बदोश था और हंटिंग करता था, शिकार करता था, तो हंटिंग यानी कि शिकार। उसके बाद ड्रॉज, तो ड्रॉ इस वर्ब के आगे एस लगाकर ड्रॉज बनाया गया है। ड्रॉ करना यानी खींचना। अब हम ड्राइंग में भी जब लकीर खींचते हैं तो उसे हम ड्रॉ करना कहते हैं। ड्रॉ ए लाइन इस तरह से सॉल्व होता है, ड्रॉ ए स्लैंट लाइन, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ ए जिगजैग लाइन वगैरह। तो ड्रॉ करना यानी कि खींचना। कार्ट्स, कार्ट्स यानी गाड़ियाँ, जमा है, एक रहेगी तो उसे हम कार्ट कहेंगे, और मैनी यानी बहुत सारे जब रहेंगे तो उसे हम कार्ट्स कहेंगे, ठीक है। और फेथफुल, ये फेथ और फुल इन दो लफ्ज़ों को मिला करके फेथफुल ये लफ्ज़ बनाए। यहाँ पर फेथफुल का मतलब होता है वफ़ादार, लायक एतबार, भरोसे के लायक जो है फेथफुल, तो हम उसे वफ़ादार समझेंगे, ठीक है। तो अब पैसेज का मतलब जो है समझ लीजिए जल्दी से। अब एग्ज़ाम में तो आपको इस तरह का कोई समझाने आएगा नहीं पैसेज का मतलब, तो वहाँ क्या करेंगे। तो वहाँ के लिए आपके लिए मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि इस पैसेज को तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन आपको जनरल रीडिंग को बढ़ाना है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है स्टैंडर्ड 5th की, इंग्लिश की स्पेशली, तो उसे पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है। जो न्यू वर्ड्स से एक स्पेशल नई नोटबुक बनाइए, उसमें न्यू वर्ड्स को नोट करते चलिए, और उन न्यू वर्ड्स को वक्तन फ़ौक्तन चलते फिरते, कहीं पर जाते वक्त, कहीं से आते वक्त, कभी भी जो है उस पर नज़र डालते रहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि जो नए अल्फाज है, जो न्यू वर्ड्स है, वो आपको याद होते रहेंगे। इस तरह से इंग्लिश का जो वोकैबुलरी है, जो ज़ख़ीरा अल्फाज है, वो बढ़ता जाएगा। फिर स्कूल में जब आप रोज़ जाओगे और जो स्टडी रोज़ाना करोगे तो धीरे धीरे इंग्लिश समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। तो यही तरीका होता है। इसी तरह से हम इंग्लिश के इस तरह के जो पैसेज होते हैं, बल्कि इससे बड़े बड़े भी पैसेज होते हैं, तो उसे हम कंप्रीहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस पैसेज का मतलब क्या है, द हॉर्स इज़ ए कॉमन टेम एनिमल। तो आमतौर पर जो पालतू जानवर होते हैं तो वो उसी तरह एक जो घोड़ा है वो भी एक पालतू, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला पालतू जानवर है। आफ्टर द काऊ, गाय के बाद, बफेलो एंड द गोट, तो गाय, भैंस और बकरी के बाद में इट इज़ द मोस्ट यूज़फुल एनिमल। तो गाय, भैंस और बकरी के बाद में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जानवर है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो गाय, भैंस और बकरी है ये तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जानवर हैं। अगर हम गौर करें तो काऊ, बफेलो एंड गोट ये सभी मिल्क देने वाले जानवर भी हैं, ठीक है। ए हॉर्स इज़ यूज्ड फॉर राइडिंग इन हंटिंग, तो जब कोई शिकार करने जाता है तो उस वक्त वो घोड़े का इस्तेमाल सवारी के लिए करता है, राइट। जिस तरह से आजकल हम मोटर कार वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो पुराने ज़माने में हम किस्सों, कहानियों में, स्टोरीज़ में पढ़ते हैं कि बादशाह शिकार करने के लिए गया, द किंग वेंट फॉर हंटिंग इन द डीप वुड इन द जंगल, राइट। तो जब वो जाता है तो घुड़सवारी करके या घोड़े पर राइडिंग करके जाता है। इट ड्रॉज और कार्ट्स, इसी तरह अब घोड़े का दूसरा इस्तेमाल यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये हमारी गाड़ियों को, घोड़ा गाड़ी है या टांगा है, इस तरह की जो गाड़ियाँ होती है तो उन्हें भी ये खींचता है, ड्रॉ करता है। इट इज़ वेरी फेथफुल, ये बहुत वफ़ादार जानवर है। तो ये जो घोड़ा है, तो भाई घोड़े आपकी बहुत यहाँ पर तारीफ़ हो रही है, तो ये जो घोड़ा है हमने उसकी बहुत यहाँ पर तारीफ़ की है। आई होप कि वो सुन पाया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। द हॉर्स इज़ मोस्ट डैश डैश एनिमल, तो जो घोड़ा है वो बहुत खाली जगह जानवर है। यूजलेस, बेकार, हार्मफुल, नुकसानदेह, केयरलेस, केयर नहीं देने वाला यानी कि जो ध्यान नहीं देता है वो, या नंबर 4 यूज़फुल, बहुत इस्तेमाल के लायक। तो जो द हॉर्स इज़ मोस्ट यूज़फुल एनिमल, तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसके अंदर। तो अगर आपको ऑप्शंस के मतलब पता है तो आप बहुत आसानी से बगैर पैसेज पढ़े भी इस सवाल को जवाब इस सवाल का दे सकते हो। लेकिन
फिर भी हमने पैसेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए और कोशिश करना चाहिए एटलीस्ट कि हमारा जो ज़ख़ीरा अल्फाज है, वोकैबुलरी है, वो बिल्ड होता रहे, वो बढ़ता रहे। आई एम श्योर कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद भी आपका काफ़ी ज़ख़ीरा अल्फाज या वोकैबुलरी बढ़ जाएगा। तो सवाल नंबर 2 है, चूज़ द एनिमल विच इज़ नॉट मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। तो हमने अभी जो पैसेज पढ़ा है, छोटा सा प्यारा सा पैसेज, तो उसके अंदर जिस जानवर का जिक्र नहीं हुआ है, नॉट मेंशन, देखिए नॉट पर यहाँ पर ध्यान देना है। जो नॉट जो लिखा है बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं, तो हमसे यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। नॉट हम देखते नहीं और फिर जो ऑप्शन होना चाहिए था वो नहीं होता है और जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है, पूरा के पूरा मतलब जो है बदल जाता है, राइट। तो चूज़ द एनिमल विच इज़ नॉट मेंशन इन द गिवन पैसेज। तो दिए हुए पैसेज में जिस जानवर का जिक्र नहीं हुआ है, जिसका तज़किरा नहीं हुआ है, तो वो हमें बताना है, तो वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 काऊ, काऊ का तो जिक्र हुआ है। बुलक, उसका जिक्र नहीं हुआ है। नंबर 3 बफेलो, भैंस, उसका भी जिक्र हुआ है। और गोट, तो गोट का भी जिक्र यहाँ पर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बुलक यानी कि बैल जो है इसका सही जवाब है। आपने बुलक कार्ट सुना होगा, फार्मर के पास होती है बैलगाड़ी, बुलक कार्ट का इस्तेमाल वो करता है। तो यहाँ पर जो है इनका बैल का जो है जिक्र नहीं हुआ है। बाकी काऊ, बफेलो और गोट यानी कि गाय, भैंस, बकरी का जिक्र पैसेज में हुआ है। सवाल नंबर 3 देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। सही अल्टरनेटिव सेलेक्ट करो भैया। ए हॉर्स इज़ नॉट यूज्ड फॉर डैश डैश। तो हॉर्स का इस्तेमाल खाली जगह के लिए नहीं होता है। नंबर 1 राइडिंग, नंबर 2 ड्राइंग कार्ड्स, नंबर 3 नथिंग, या नंबर 4 हंटिंग। तो अगर आपने पैसेज को कंप्रीहेंड किया है, अगर आप पैसेज को समझ पाए हो, ध्यान से पढ़ा है अगर आपने पैसेज, तो आप बता दोगे कि जो हॉर्स का इस्तेमाल है वो राइडिंग के लिए किया जाता है, राइट, बिल्कुल सही। ड्राइंग कार्ड्स, कार्ड्स को खींचने के लिए करता है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 है हंटिंग के लिए भी, जब हंटिंग करते हैं तो हम उस पर राइडिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी उसका इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी कि नथिंग यानी कुछ नहीं, तो कुछ नहीं करने के लिए कैसे हम घोड़े का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, हॉर्स इज़ नॉट यूज्ड फॉर नथिंग, यानी कुछ नहीं के लिए जो है घोड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये इसका जिक्र जो है पैसेज में भी नहीं हुआ है। सवाल जो है बार बार घूम फिर कर वहीं पर आता है कि हमने पैसेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए, बहुत ही गौर से केयरफुली पैसेज को पढ़ना है, कॉम्प्रीहेंड करना है। तो ये हमारे 1 से लेकर के 3 क्वेश्चंस पैसेज पर हो गए हैं। टाइम को देखते हुए थोड़ा सा फास्टली हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। तो जो गलत जोड़ी है हमें वो यहाँ पर पहचानना है। नंबर 1 एक्टर ट्रैक्टर, नंबर 2 क्रिकेट सैशे, नंबर 3 टावर पावर और नंबर 4 प्लास्टिक इलास्टिक। तो जो 3 ऑप्शंस है उनमें राइमिंग वर्ड्स लिखी है जिनकी आवाज़ें एक जैसी है, जैसे एक्टर ट्रैक्टर, टावर पावर, प्लास्टिक इलास्टिक। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है तो उसमें जो लफ्ज़ लिखा है वो भले ही लिखने में, देखने में एक जैसा दिखाई देता होगा, लेकिन पढ़ने में वो मुख्तलिफ है, क्रिकेट और सैशे। तो अगर आप चाहे तो सैशे इसका तलफ़ुज़ इस तरह से गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हो, तो गूगल बाबा आपको सही बता देंगे कि इसे हम सैशेट नहीं पढ़ेंगे, सैशे पढ़ेंगे। तो ये हो जाता है क्रिकेट और सैशे, ये मिसमैच्ड है, ये राइमिंग वर्ड नहीं है। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड सेलेक्ट द प्रॉपर मोटो। तो इंग्लिश में कुछ मोटो होते हैं जो हमें कुछ काम करने के मोटिवेशन देते हैं, तहरीक देते हैं, तो वो मोटो है। अब पिक्चर देखकर तो हमको समझ में आता है कि लाइब्रेरी का सीन है, किताबें वहाँ पर रखी हुई है, तो इसे देख कर के हम आसानी से बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 वी लव बुक्स, हम किताबें पसंद करते हैं, उसे प्यार करते हैं, ये उसका सही जवाब है। लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन भी देख लेंगे। प्रोटेक्ट ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों की हिफाजत करो, ये तो तस्वीर देखकर तो ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है। उसके बाद हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत ही दौलत है। नंबर 4 प्रोटेक्ट ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स को बचाओ, हिफाजत करो। तो पिक्चर देख कर के ये बात तो समझ में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 वी लव बुक्स ये सही हो जाता है। बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज अगर आपको है तो आप बोल सकते हो। पिक्चर देखकर तो कोई भी बच्चा जवाब दे सकता है ना। उसके बाद है सवाल नंबर 6, अरेंज द नंबर्स प्रॉपरली एंड मेक द मीनिंगफुल वर्ड। तो आपको ये नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि एक बामानी यानी कि मीनिंगफुल वर्ड तैयार होकर के सामने आ जाए।
तो इसे थोड़ा हम कलरफुल और थोड़ा एनिमेटेड कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो AREFTVIUO इस तरह से लिखा है 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको रीअरेंज करना है इसे। सबसे पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, इस तरह से करेंगे तो एक बामानी लफ्ज़ हमारे सामने आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं F जो चौथे नंबर पर है, उसके बाद A जो 1 है। अब 4 और 1 इस तरह का ऑप्शन हमको ऑप्शन नंबर 1 और 2 में देखने को मिलता है। तो अब आगे भी हमको देखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3 और 4 एलिमिनेट हो जाते हैं, बाहर हो गए ऑप्शन नंबर 3 और 4। अब उसके बाद हमने लिया V जो कि 6 नंबर पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। हालांकि अभी पूरा लफ्ज़ बन करके तैयार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। अब हम जल्दी से पूरा लफ्ज़ तैयार कर लेते हैं, OURITE। तो ये फेवरेट, पसंदीदा, मरगूब, ये लफ्ज़ हमारे सामने बन करके तैयार हो गया है, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में, जिसे हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। अब जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए इन द एग्जामिनेशन हॉल, इम्तिहान हॉल में हम बैठे रहेंगे, तो इस तरह का एनिमेशन तो वहाँ पर नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल देयर। तो वहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि हमने इसको इस तरह से लिया, इस तरह से। या इमेजिन नहीं कर सकते तो नीचे रफ वर्क के लिए जगह दी होती है। आप किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में यहाँ पर देख सकते हो कि आपको रफ वर्क करने के लिए जगह दी होती है, तो वहाँ पर रफ वर्क करना है और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सवाल नंबर 7, द साइन, और वहाँ पर साइन बना हुआ है, इंडिकेट्स दैट वन शुड डैश डैश। तो ये साइन हमें बताती है कि गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट, अपवर्ड, टर्न राइट। तो स्कूल जाते वक्त या स्कूल से आते वक्त इस तरह की साइन आपको देखने को मिल सकती है। इस साइन का मतलब होता है टर्न राइट। इसी तरह के कुछ और साइंस होते हैं, आप पीछे उन्हें देख सकते हो, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे, लेफ्ट यानी बाएं जानिब और राइट यानी कि दाएं जानिब। और इसी तरह की कुछ साइंस है, कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड फर्स्ट की टेक्स्ट बुक से लिया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टैंडर्ड 5th का क्वेश्चन पेपर है स्कॉलरशिप का, और उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड 1st से। तो इज़ इट ईजी और नॉट, तो ये आसान है या मुश्किल है? तो ईजी क्विजी लेमन स्क्वीजी, बहुत आसान जो होता है उसको हम ऐसा बोलते हैं कि बहुत आसान है वो, लेफ़्ट राइट, बाया दाया, अप एंड डाउन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। सही अल्टरनेटिव सेलेक्ट करिए। पिक्चर देख करके यू कैन अंडरस्टैंड, हालांकि ऐसा पिक्चर एग्जाम में होता नहीं है, इट इज़ जस्ट टू मेक फन ऑफ दिस। तो वी शुड कट आवर नेल्स डैश डैश। तो हमने हमारे नाखून को काटना चाहिए डेली, रोज़ाना, अर्ली, जल्दी, केयरलेसली, बेध्यानी से, बेतवज्जो से, रेगुलरली यानी जिसको हम कहेंगे बराबर बराबर वक्फे से, या बिल्कुल जैसे हम पीर के दिन हर हफ्ते काटते हैं तो वीकली, या फिर जो है हर पीर को, यानी बिल्कुल मुनासिब वक्फे के साथ में, रेगुलरली। आई डोंट नो इसे उर्दू में क्या कहेंगे, लेकिन रेगुलरली हम आम बोलचाल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब है, वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली। अब रोज़ाना तो नाखून नहीं काट सकते, कॉमन सेंस की यहाँ पर अगर हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो हम बता सकते हैं कि रोज़ाना कोई नाखून नहीं काटता है। अर्ली, जल्दी, तो जल्दी हम कैसे नाखून काटेंगे? तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। केयरलेसली तो बिल्कुल नहीं आएगा तीसरा ऑप्शन। बिल्कुल बेध्यानी से तो कोई सिर्फ नाखून काटने की बात नहीं है, बल्कि कोई भी काम जो है वो बेध्यानी से या केयरलेसली नहीं होना चाहिए। तो नाखून को हमने रेगुलरली कट करते रहना चाहिए। सवाल नंबर 9 है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर बैकग्राउंड जो है पूरा चेंज हो गया है, यू कैन सी, यू कैन वॉच। तो यहाँ पर लिखा है सही ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है अल्टरनेटिव, और लिखा है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों की किस्में। प्लांट्स के टाइप्स कौन कौन सी है? तो प्लांट्स, ये जो है जनरल साइंस का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हम देखते हैं बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस यहाँ पर बने हैं, जिसमें से एक बॉक्स खाली है, बाकी के 3 बॉक्सेस में जो लिखा है वो है, पहले बॉक्स में लिखा है श्रब, दूसरा खाली है, तीसरे में लिखा है कैक्टस, और चौथा है क्लाइंबर। तो इससे हमें ये पता चला कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की उमूमन यानी जनरली जो है 4 किस्में होती है। एक होते हैं श्रब, छोटे छोटे पौधे, दूसरा होता है खाली जगह जिसमें क्या आएगा हमें बताना है, तीसरा है कैक्टस जो कांटे वाले जो प्लांट्स होते हैं वो, और चौथा है क्लाइंबर जिसे हम बेल कहते हैं आम ज़बान में, जो किसी सहारे की मदद से ऊपर बढ़ती है। तो दूसरी टाइप ऑफ प्लांट क्या है? नंबर 1 बर्ड। तो बर्ड का मतलब होता है कली।
तो कली इज़ नॉट ए टाइप ऑफ प्लांट, तो कली जो है प्लांट की किस्म नहीं है, तो पहला ऑप्शन बड गलत है। नंबर 2 है रूट, तो रूट ये भी टाइप ऑफ प्लांट नहीं है बल्कि पार्ट ऑफ ए प्लांट है, यानी एक पौधे का हिस्सा है वो रूट यानी कि जड़। उसके बाद नंबर 3 है स्टेम, स्टेम यानी कि तना, जब एक दरख्त तो बन जाता है तो उसका एक तना होता है जिस पर वो खड़ा होता है। तो स्टेम, रूट और बड, दीज ऑल आर द व्हाट आर दे, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, नॉट द टाइप ऑफ प्लांट। नंबर 4 है हर्ब, तो हर्ब यानी कि जो पौधे हम गमले में लगाते हैं तो उन्हें हम हर्ब कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4, तो वो टाइप ऑफ प्लांट हो जाता है। तो इन सभी को हम यहाँ पर पिक्चर की मदद से भी समझ सकते हैं। आप हर्ब, श्रब, कैक्टस और क्लाइंबर को यहाँ पर पिक्चर्स में देखकर समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेकिंग ए रिक्वेस्ट, तो हमें किसी से एक रिक्वेस्ट करना है, दरख्वास्त करना है, तो किस तरह करेंगे। अब वहाँ पर पूरी सिचुएशन भी हमको बताई जा रही है। माई फ्रेंड अर्नव फॉरगॉट हिज इरेजर एंड वॉन्ट्स टू बोरो इट, तो जिन्हें इरेज़र नहीं समझ में आता है, यहाँ पर इरेज़र का भी पिक्चर बना हुआ है, देख लो। तो मेरा एक दोस्त है अर्नव, उसने अपना इरेज़र लाना भूल गया है और वो मुझसे लेना चाहता है, उधार लेना चाहता है, कुछ देर के लिए लेना चाहता है, तो वो रिक्वेस्ट किस तरह करेगा। तो यहाँ पर एकदम आसान मैं तरीक़ा बता दूँ कि रिक्वेस्ट जब भी हम किसी से करते हैं तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ देखो चारों ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्लीज़ गिव मी योर इरेज़र, बराए मेहरबानी मुझे अपना इरेज़र दो। तो हम जब किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो उसे हम प्लीज़ ज़रूर कहते हैं। जल्दी से 3 ऑप्शंस के जो 1, 2 और 4 जो ऑप्शन नंबर्स हैं तो उसका मतलब समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आई ब्राउट योर इरेज़र, मैंने तुम्हारा इरेज़र लाया, तो ऐसे कोई रिक्वेस्ट करता है क्या, नहीं। नंबर 3 है कैन आई गिव माई इरेज़र टू यू, क्या मैं अपना इरेज़र तुम्हें दे सकता हूँ, तो जिसने इरेज़र लाना भूल गया है वो कैसे ऐसा कहेगा, उसका इरेज़र तो घर पर है, उसने तो भूल गया, तो वो कैसे बोलेगा कि कैन आई गिव माई इरेज़र टू यू। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हमको उनके कन्फ्यूज़न को प्लीज़ की मदद से दूर करना है कि जहाँ पर प्लीज़ होगा वो रिक्वेस्ट है। हाँ, अगर दोनों ऑप्शन में प्लीज़ दिया हुआ होता तो फिर वो मुश्किल हो जाता था। ऑप्शन नंबर 4 है फाइंड माई इरेज़र, मेरा इरेज़र तलाश करो, तो तलाश कैसे करेंगे। और अच्छा यहाँ पर जो है प्लीज़ नहीं है, तो ये चौथा जो ऑप्शन है वो हुक्मिया जुमला है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वहाँ पर वो हुक्म दे रहा है मेरा इरेज़र तलाश करो, फाइंड करो, राइट। तो ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11, कंप्लीट द ग्रिड बाय चूजिंग प्रॉपर सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, तो ये क्रॉसवर्ड जिस तरह न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में होता है, तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर CR, फिर खाली चौकोन है, फिर लिखा है W ऊपर से नीचे, राइट। तो वहाँ पर अगर हम O का इस्तेमाल करें, ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन नंबर 3 में सबसे पहले O है और चौथे ऑप्शन में सबसे पहले O है, यानी पहला दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, तीसरे और चौथे ऑप्शन में O है, तो CROW अगर हम लगाएंगे तो क्रो बनेगा, राइट। उसी तरह से लेफ्ट से राइट देखिए, बॉक्स को गौर से देखिए, डोंट लुक एट मी केयरफुली बट लुक एट द बॉक्सेस केयरफुली। अब लेफ्ट से राइट देखिए, वहाँ पर O आ गया है, आपको दिमाग में रखना है OSTRI, अगर हम वहाँ पर C लगा दें तो ऑस्ट्रिच बन जाता है, शुतुरमुर्ग, तो ऑस्ट्रिच बनता है। अब ऑप्शन नंबर 4 में आपको दूसरे नंबर पर C देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है सही हो गया है। हालांकि हमने अभी ऊपर से नीचे क्रेन और लेफ्ट से राइट ईगल नहीं बनाया था, फिर भी हमने जवाब सही जो है तलाश कर लिया है। तो ऐसा भी होता है स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम, इसीलिए एक फेमस टीचर है हमारे यहाँ पर, वो कहते हैं कि स्कॉलरशिप का इम्तिहान बच्चों की सलाहियतों की जांच नहीं करता है बल्कि उनकी महारतों की जांच करता है, उनकी स्किल्स को टेस्ट करता है। तो देखिए ऊपर से नीचे हमने लफ्ज़ बनाया है क्रो, फिर दूसरा लफ्ज़ हमने तैयार किया है लेफ़्ट से राइट ऑस्ट्रिच, नंबर 3 है क्रेन, नंबर 4 है ईगल, राइट। अब इनकी आप ज़रा पिक्चर्स देख लीजिए, इनका मतलब समझिए, इन्हें अपने दिमाग में रखिए ताकि नेक्स्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपको आसानी हो। अब ऐसा तो नहीं है कि यही सवाल सेम टू सेम नेक्स्ट टाइम आएगा, लेकिन मैंने 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को जब गौर से देखा तो कुछ सवालात थोड़े से चेंजेस के साथ में रिपीट होते हैं। आई वुड लाइक टू रिपीट दिस, मैं भी इसको रिपीट करूँगा कि कुछ सवालात थोड़े से चेंजेस के साथ रिपीट होते हैं, तो इसलिए हमें क्वेश्चन पेपर एनालिसिस को सीरियसली लेना चाहिए और ध्यान से सुनना समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12,
चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वर्ड, नीचे दिए हुए वर्ड के लिए सही ऑप्शन सेलेक्ट करो। तो वर्ड है शेप, शेप यानी साख्त या उसकी शक्ल। नंबर 1 एरोमा यानी खुशबू। नंबर 2 रफ, रफ यानी जिसको हम कहते हैं खुरदुरा हम कह सकते हैं। नंबर 3 ब्रिक यानी ईंट। और नंबर 4 वेपर, वेपर यानी पानी जब गर्म होता है तो क्या निकलती है उसमें से, उसे हम वेपर कहते हैं, भाप। तो देखिए यहाँ पर शेप हमें बताना है, ऐसा लफ्ज़ जो कि शेप को जाहिर करे। तो एरोमा खुशबू की कोई शक्ल होती है क्या? नहीं। रफ़ खुरदुरा, अगर कुछ हम कहते हैं कि कोई चीज़ है मेरे पास में, अगर वो खुरदुरी है तो हम उसको कहेंगे इट इज़ रफ़। लेकिन रफ़ अपने आप में, रफ़ इस चीज़ की कोई शक्ल नहीं होती है, रफ़ इस वर्ड जाहिर करने वाली, राइट। तो शेप नहीं है। ब्रिक, अगर ईंट आप देखो तो ईंट की बाकायदा जो है एक शेप होती है, एक शक्ल होती है, राइट। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नंबर 4 है वेपर। तो वेपर की भी कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं होती, हम नहीं बोल सकते कि ट्रायंगुलर मुसल्लसनुमा शेप होती है वेपर की, या वेपर गोल होता है, या वेपर लंबा होता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इनकी अपनी कोई शेप नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 ब्रिक इसकी शेप होती है। तो थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा ध्यान देने वाला ये सवाल था, थोड़ा ध्यान दे करके और बच्चे इसे कर सकते हैं। सवाल नंबर 13, सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क दैट मेंशन इन द गिवन सेंटेंस। तो नीचे जो सेंटेंस लिखा है वेल डन रहीम, तो रहीम तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पर जो निशान का इस्तेमाल हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या कॉमा। तो जो निशान वहाँ पर यूज़ हुआ है उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क के अलावा भी कुछ निशानात होते हैं जो यहाँ पर आपके सामने है। फुल स्टॉप जुमला जब पूरा हो जाता है तो वहाँ पर, कॉमा जब दो सेंटेंसेस के बीच में या एक ही टाइप के दो वर्ड्स के बीच में कॉमा लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा जब कोई आदमी कुछ बात कहता है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, राइट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछने के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क, ताज्जुब, हैरत, अमेजिंग, या फिर जज्बात का इजहार करने वाले जो जुमले होते हैं उसके आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क। ब्रैकेट्स कुछ बातों को खुफिया रखने के लिए, या उनको जो है डायलॉग राइटिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, पर्दा उठता है गिरता है वगैरह इस तरह से। फिर एंड की अलामत है, परसेंटेज, फीसद और एट वगैरह जो है इस तरह की कुछ अलामतें यहाँ पर दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ पिग्स स्क्वील देन वॉल्स डैश डैश। तो पिग यानी सुअर, तो अगर उसकी जमा है पिग्स, तो पिग्स की आवाज़ को इंग्लिश में स्क्वील कहते हैं। वो उसकी आवाज़ कैसे निकालता है? वो स्क्वील करता है। इसी तरह से जो जिसके आप पिक्चर यहाँ पर देख रहे हो वोल्फ, वोल्फ के प्लूरल वोल्फ्स है, राइट। तो वोल्फ्स की आवाज़ क्या है? अगर पिग्स की आवाज़ स्क्वील है तो वोल्फ्स की आवाज़ क्या है? नंबर 1 हॉल, नंबर 2 ग्रॉल, नंबर 3 स्क्वीक, या नंबर 4 क्रोक। तो हम क्या कहेंगे उसकी आवाज़ को? अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें मैं आपको बताता हूँ वो भी। तो यहाँ पर उसकी आवाज़ को हम ऑप्शन नंबर 1 हॉल कहेंगे। अब हर साल जो है जानवर और उनकी आवाज़ पर एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इन वर्ड्स को आपको लिखना है, या एटलीस्ट इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के इनको एटलीस्ट जो है एक बार पढ़ लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन इन पर पूछा जाता है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर दें। जैसे डोंकीज, गधे, तो कैसी आवाज़ निकालते हैं वो? उसे कहते हैं ब्रे। देखिए यहाँ पर अलग अलग जानवर है, उनकी आवाज़ें हैं। पिग्स, यहाँ पर मैंने पिग्स को ब्लू किया हूँ क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। उसके बाद वॉल्व्स को भी मैंने यहाँ पर देखिए आप ब्लू किया हूँ, ब्लू। हॉल, वॉल्व्स की आवाज़ को हम हॉल कहते हैं। तो अब कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इनमें से ही पूछा जाएगा, क्योंकि लगभग जो है ऑलमोस्ट पूरे जानवर यहाँ पर कवर हो गए हैं और उनकी आवाज़ें भी दी हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो पिक्चर को देखना है और वहाँ पर क्या एक्सप्रेशन का इजहार हो रहा है। जो लेडीज़ है, जो औरत वहाँ पर, जो खातून वहाँ पर है, वो कैसे एक्सप्रेशन का इजहार कर रही है। हाउ सैड, कितनी बुरी बात है। व्हाट अ सरप्राइज, कितनी ताज्जुब खेज़ बात है। हाउ मिजरेबल, कितनी अफसोस की बात है। व्हाट अ पिटी, कितने रहम की बात है। तो यहाँ पर अगर आप पिक्चर को गौर से देखते हो तो बोल सकते हो कि उनके लड़के के जो बॉय है उसके हाथ में कुछ चीज़ है, जो पॉट है, और वो बता रहा है और उसको देखकर वो सरप्राइज़ हो गए। व्हाट अ सरप्राइज़।
क्वेश्चन नंबर 15 पिक्चर रीडिंग पर था। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा सा आर्टिकल लिखा आप देख रहे हो, तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आर्टिकल पर भी पूछा ही जाता है। आर्टिकल क्या है, कैसे यूज़ करेंगे, वो सब हम समझेंगे, लेकिन क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल का इस्तेमाल करके आपको ब्लैंक को फिल करना है। द काउ इज डैश डैश यूजफुल एनिमल। तो यूजफुल से पहले क्या आएगा, एन यूजफुल या ए यूजफुल या द यूजफुल या नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल। अब यहाँ पर हमने ए का ही इस्तेमाल क्यों किए, हमने एन यूजफुल क्यों नहीं कहा, हमने द यूजफुल एनिमल क्यों नहीं बोला? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हो, आर्टिकल जो होते हैं इंग्लिश में देयर आर 3 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और दी। अब इनका यूज़ क्या है जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेज़ी ज़बान में कुल 26 हरूफ तहज्जी होते हैं, ए से लेकर के जेड तक। इन 26 लेटर्स में 5 आर वॉवेल्स, तो 5 जो है वो हमारे वॉवेल्स है, ए, ई, आई, ओ और यू। अब कोई भी वर्ड अगर बिगिन करता है, शुरू करता है, उसकी स्टार्टिंग वॉवेल से होती है, तो वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एप्पल ए से शुरू हुआ तो हम कहेंगे एन एप्पल, एक सेब। इरेज़र, एन इरेज़र कहेंगे, राइट, क्योंकि वो ई से शुरू हो रहा है। इसी तरह से अगर कोई वर्ड रिमेनिंग जो 21 कॉन्सोनेंट्स है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये जो 21 कॉन्सोनेंट्स है, अगर उनसे कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो वहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फ्रेम, एक लफ्ज़ है फ्रेम, तो हम कहेंगे ए फ्रेम। इसी तरह से पेन, तो इसे हम कहेंगे ए पेन, क्योंकि ये पी से शुरू हो रहा है, फ्रेम एफ से शुरू हो रहा था, राइट। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर कोई वर्ड वॉवेल से शुरू हो रहा है लेकिन उसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट जैसी आ रही है, तो भी हम वहाँ पर जो है ए का इस्तेमाल करेंगे, ना कि एन का। जैसे हमारा जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था यूज़फुल। अब यूज़फुल तो यू से शुरू हो रहा है, अब यू क्या है, वॉवेल है, यानी हम वहाँ पर एन यूज़फुल बोलेंगे अगर उसूल के मुताबिक देखा जाए तो। लेकिन गौर से अगर हम उस लफ्ज़ को पढ़ते हैं तो यूज़फुल हम जब बोलते हैं तो पहले यो की आवाज़ निकलती है, और यो यानी कि वाई, तो वाई जो है ये कोई भी वाई जो है ये कोई भी वॉवेल नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट है, तो हम इसलिए वहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे। अब रह गया दी, तो दी का इस्तेमाल किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को, ख़ास लफ्ज़ों को बताने के लिए किया जाता है, जैसे द ताजमहल, द फोर्ट, द कंट्री वगैरह वगैरह। जिस चीज़ पर हमको ध्यान देना है, ज़ोर देना है, वहाँ पर भी हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां सवाल देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन सेलेक्ट करो। वेदांत एंड हिज टीम वन द फुटबॉल मैच, तो वेदांत ने और उसकी टीम ने फुटबॉल मैच जीत लिया है, खुशी की बात है ये। देयर फ्रेंड्स सेड, तो उनके दोस्तों ने कहा। अब ऐसे वक्त में जब उन्होंने फुटबॉल मैच जीत लिया है तो उनके दोस्त क्या कहेंगे? नंबर 1 कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, मुबारकबाद। या नंबर 2 बेस्ट ऑफ लक, यानी कुछ मुस्तकबिल में होने वाला है, जैसे एग्ज़ाम होने वाले हैं, मैच होने वाली है, तो उस वक्त हम कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। नंबर 3 हैप्पी बर्थडे, तो अगर कोई मैच जीतेगा और अगर हम उसे कहेंगे हैप्पी बर्थडे तो वो तो हैरान हो जाएगा वहाँ पर। नंबर 4 है गुड बाय, तो अगर कोई मैच जीत जाता है तो उस वक्त हम उसको गुड बाय नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। सवाल नंबर 18 चूज़ द करेक्ट सेंटेंस शोविंग करेक्ट पोजीशन ऑफ ए कॉमा, तो कॉमा का सही इस्तेमाल बताने वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। आई ऑर्डर्ड पोटैटोज, शुगर, एग्स एंड कॉफ़ी। यहाँ पर किस उसूल का इस्तेमाल हुआ है? अब आप हो अभी स्टैंडर्ड 5th में और स्टैंडर्ड 5th के स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अब कॉमा को कहाँ पर लगाया जाए, इसके लिए कुछ उसूल है, बहुत सारे उसूल हैं। एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा हूँ तो वो एटलीस्ट 10 जो है रूल्स होते हैं, तो एक मैंने यहाँ पर लिखा हूँ जिसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। यूज़ ए कॉमा टू सेपरेट आइटम्स इन ए सीरीज़, जब हम सीरीज़ बयान करते हैं, जैसे यहाँ पर एक आदमी है, उसने कुछ चीज़ ऑर्डर किया है, कुछ चीज़ उसने ख़रीदा है, परचेज़ कर रहा है, तो बोलेगा कि आई ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर दिया हूँ पोटैटोज़, शुगर, एग्स एंड कॉफ़ी, यानी एक जैसी चीज़ें जो है वो उसने ख़रीदा है और वो उनको बयान कर रहा है। तो जब हम यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बयान करते हैं तो वहाँ पर हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे।
या इसे हम दूसरे जुमले में हम देख सकते हैं, जैसे मैंने ख़त कॉमा नज़्म कॉमा सबक और जवाब लिखा। ये उर्दू में मैंने इस्तेमाल आपको करके बता दिया। अब यहाँ पर और यानी कि एंड, तो वहाँ पर हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते, आपको ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 किस तरह से गलत हुआ, देखिए आई ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर दिया, उसके बाद हम रुकेंगे नहीं। अच्छा, कॉमा का इस्तेमाल जो है जब हम बोलते वक्त कुछ देर के लिए थोड़ी देर रुकते हैं, उस जगह पर भी कॉमा का जो यूज़ है इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम उर्दू में सकता कहते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर स्टडी सही नहीं है तो इसे डिफ़िकल्ट भी हम कह सकते हैं। बहरहाल बाकी के रिमेनिंग 17 क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बीच में एक पिक्चर बना है जिसमें पिक्चर जो है वो नीडल का है, वहाँ नीडल लिखा हुआ भी है हमारे आसानी के लिए। अब नीडल यानी सुई से जुड़े हुए जो 3 वर्ड्स है वहाँ पर लिखे हैं, जैसे स्ट्रिंग यानी कि जो धागा है वो, सीव यानी कि सीना, हेम यानी कि टाँकना, टाँके मारना जो है वो भी हम सुई की मदद से करते हैं। और जो चौथा बॉक्स है वो खाली है, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर क्या आएगा हमको बताना है। तो वहाँ पर आएगा टॉस, जब हम कॉइन को ऐसे उछालते हो तो उसे टॉस करना कहते हैं। तो ये तो नीडल से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्पिल यानी छलकना, जब कोई माइश है अपने बर्तन से बाहर छलकती है तो उसे स्पिल होना कहते हैं। तो ये भी नीडल से जुड़ा हुआ नहीं है, सुई धागे से जुड़ी कोई बात नहीं है। नंबर 3 ब्लिंक, जैसे ब्लिंक यानी आँखों को बंद इस तरह से करना, ओपन करना, क्लोज करना, राइट। इसी तरह जब कोई लाइट होता है, बल्ब है, वो भी ब्लिंक करता है, बंद बुझ होता है, बंद होता है, शुरू होता है, इस तरह से। तो ये नीडल से जुड़ा हुआ नहीं है। नंबर 4 है स्टिच, स्टिच करना यानी कि सीना, टाँके लगाना। तो ये स्टिच, ये वर्ड भी नीडल से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। तो नीडल से जुड़े हुए 4 वर्ड्स कौन कौन से हैं, स्ट्रिंग, सीव, हेम और स्टिच। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व द रिडल। तो ये रिडल जो हालांकि यू कैन ईजिली सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर, बट दिस पिक्चर इज़ बीइंग एडेड बाय मी, नॉट बाय द क्वेश्चन पेपर और द एग्जामिनर। तो इस तरह का पिक्चर क्वेश्चन पेपर में नहीं होता है, सिर्फ सेंटेंस लिखा होता है, उस सेंटेंस को पढ़ करके हमें रिडल को सॉल्व करना है। तो रिडल क्या है, इट हैज़ 3 ब्लेड्स, इसके 3 ब्लेड्स होते हैं, 3 पाते होते हैं आम जबान में। दे गो राउंड एंड राउंड, वो गोल गोल घूमते हैं। इट गिव्स कूल एयर, ये ठंडी हवा देता है। व्हाट इज़ इट, ये क्या है, ए फैन, एक पंखा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 2, 3, 4 भी देख लेते, ए लैम्प, ए रेफ्रिजरेटर एंड ओवन। तो लैम्प, रेफ्रिजरेटर और ओवन जो है ठंडी हवा नहीं दे सकते। हालांकि रेफ्रिजरेटर का डोर जब हम ओपन करते हैं तो हवा आती है, लेकिन उसमें 3 ब्लेड्स नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द करेक्ट स्पीच फॉर द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पर एक पिक्चर बना हुआ है, उसके लिए हमें सही स्पीच या सही जुमला सेलेक्ट करना है। एक बूढ़ा आदमी है, वो इस तरह से वहाँ पर खड़े हैं और वो क्या बोल रहे हैं हमको वो बताना है। व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है, क्या हुआ है वो पूछ रहे हैं। नंबर 2, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। या नंबर 3, आई कांट हियर, आई कांट हियर, मुझे सुना ही नहीं दे रहा है, इस तरह से नंबर 3। या नंबर 4, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। तो बहुत आसान है, पिक्चर देख करके बताया जा सकता है कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, आई कांट हियर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, सवाल नंबर 22, सेलेक्ट द सुइटेबल फ्रेज फॉर द गिवन सेंटेंस। तो दिए गए सेंटेंस के लिए सुइटेबल या सही फ्रेज को हमें सेलेक्ट करना है। डैश डैश देयर लिव्ड अ किंग लॉन्ग लॉन्ग एगो। या नंबर 2, मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, डे आफ्टर टुमारो, या जस्ट नाउ। तो अगर आपने कुछ स्टोरीज़ पढ़ रखी है, अगर आपको स्टोरीज़ पता है, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग स्टोरीज़, तो यू कैन ईजीली से दैट ऑप्शन नंबर 1 लॉन्ग लॉन्ग एगो सही है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ किंग। अगर आपने स्टोरीज़ नहीं पढ़ी तो फिर आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए बेसिक इंग्लिश आपको समझना चाहिए, थोड़ा सा वोकेबलरी होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास है तो आप बोल सकते हो कि ऑप्शंस को पढ़ने के बाद इजीली सेलेक्ट किया जा सकता है ऑप्शन नंबर 1 को। कैसे, देखिए, देयर लिव्ड ए किंग, एक बादशाह रहता था, खाली खाली जगह, एक बादशाह रहता था। अब पहला ऑप्शन है लॉन्ग लॉन्ग एगो, इसका मतलब है बहुत पहले। दूसरा ऑप्शन है मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से कुछ सालों के बाद में, मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ।
तो ऐसा तो ना हम नहीं कह सकते कि आज से कुछ सालों के बाद में एक बादशाह रहता था, वहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, लिव्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस का जुमला है। उसके बाद नंबर 3, डे आफ्टर टुमारो, यानी कि डे आफ्टर टुमारो यानी परसों, कल के बाद आने वाला दिन, तो ये भी मुस्तकबिल की बात है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 में फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो ये गलत है। नंबर 4 है जस्ट नाउ, अभी, जस्ट नाउ देयर लिव्ड अ किंग, अभी अभी एक बादशाह रहता था, ऐसा हम कहेंगे नहीं। तो ये पास्ट टेंस का जो है सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 लॉन्ग लॉन्ग एगो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी से हम टेंसेस देख लेते हैं। देयर आर 3 टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। 3 टेंस होते हैं, पास्ट टेंस यानी कि जो गुजर चुका है, जो पहले बीत गया है वो, प्रेजेंट टेंस जो अभी शुरू है, और फ्यूचर टेंस यानी कि जो आने वाला है। यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ किंग, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमने पास्ट टेंस को बताने वाला फ्रेज सिलेक्ट किया है, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द गिवन सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस के लिए सही पंक्चुएशन मार्क सेलेक्ट करना है। आर यू रेडी, आर यू रेडी। नंबर 1 फुल स्टॉप, नंबर 2 क्वेश्चन मार्क, नंबर 3 कॉमा, या नंबर 4 एपॉस्ट्रॉफी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। एक बिग क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आप देख रहे हो, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। हम पूछ रहे हैं क्या तुम तैयार हो, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, सवाल पूछ रहे हैं ना हम, तो वहाँ पर सवालिया निशान का इस्तेमाल करेंगे, आर यू रेडी। सवाल का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश में जब भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वो क्वेश्चन होता है। जैसे ये जो सेंटेंस है आर यू रेडी, तो ये आर से शुरू हो रहा है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह की कुछ और जो है अलामतें जिसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है, यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, तो सही ऑप्शन से आपको ब्लैंक को फिल करना है। आई वॉश माई हैंड्स डैश डैश एंड डैश डैश ईटिंग। तो अगर आपको इंग्लिश समझ में आ रही है तो आप बता सकते हो कि आई वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। अगर इसका मतलब आपको सिर्फ इतना पता है कि बिफोर यानी कि पहले, आफ्टर यानी कि बाद में, तो जुमले का मतलब क्या हो जाता है, आई वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, तो ये सही है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 का मतलब क्या है। आई वॉश माई हैंड्स नियर एंड क्लोज ईटिंग, तो ये तो गलत हुआ। नियर यानी करीब और क्लोज यानी उसका मतलब भी होता है पास में, तो करीब करीब या पास में खाने के हाथ धोता हूँ, ऐसा इसका मतलब हो रहा है, जो कि गलत हो रहा है। उसके बाद अप एंड डाउन, आई वॉश माई हैंड्स अप एंड डाउन ईटिंग, तो ये भी गलत है, मानी की मुनासबत से जो है गलत है। नंबर 3 ओवर एंड अंडर, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपको जो प्रीपोजिशंस है उनका भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और इंग्लिश समझ में आना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यू शुड नो द वोकैबुलरी एज वेल, तो वोकैबुलरी का नॉलेज अगर होता है तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, वो सवाल नंबर 25 है। सेलेक्ट द प्रॉपर अल्टरनेटिव, तो सही अल्टरनेटिव का इंतखाब करना है, सेलेक्ट करना है। आई ब्रश माई टीथ डैश डैश अ डे, तो एक दिन में मैं अपने ब्रश खाली जगह करता हूँ, क्या आएगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन सबसे पहले देखिए 2, ट्वाइस, 2 और फर्स्ट इस तरह से लिखा है, तो ये देखकर हमें ये समझना चाहिए कि मैं अपने ब्रश को दिन में, अपने दांतों को जो है दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ। अब 2 बार को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, 2 यानी कि 2, ट्वाइस यानी 2 बार, और 2 जो कि ऑप्शन नंबर 3 है तो उसका मतलब होता है भी। तो जब हम भी कहते हैं, 2 कहते हैं, तो जैसे ही टू इज़ कमिंग विद अस, यानी कि वो भी हमारे साथ आ रहा है, तो ये 2 यहाँ पर गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है फर्स्ट यानी कि पहले या पहला, तो मैं पहला हूँ, ये यहाँ पे गलत है। आई ब्रश माई टीथ फर्स्ट अ डे, तो ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली भी गलत हो रहा है और इसका मीनिंग भी जो है वो रॉन्ग कन्वे हो रहा है। तो सही जो सेंटेंस है वो है आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 2 में है, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। तो इस तरह से आज हमने कुल 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।